वेलकम टू इन डेप्थ स्टडी। चलिए आज हम 31 दिसंबर के कुछ डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? देखिए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब पूछा क्या गया है, कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है, यह पीएम स्वनिधि में की, अब ध्यान से पढ़िएगा। योजना पीएम स्वनिधि योजना एक क्रेडिट सुविधा है जो स्ट्रीट वेंडर को 1 वर्ष की अवधि के लिए निम्न ब्याज दरों पर 1 लाख रुपए का संवार्षिक मुक्त ऋण प्रदान करती। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे 10,000 था, तो यहाँ तो पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसे ही आप पहला गलत करेंगे तो आपके पास या तो सी बचेगा या तो डी होगा। तो आपको मतलब तीसरे में सोचना। तो ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, हमने डिस्कस किया था आवास मिनिस्ट्री के अंदर, और इसका क्रियान्वयन करता है सिडबी। तो ऑप्शन नंबर तीसरा भी सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है। दूसरा और तीसरा। दूसरा ध्यान से पढ़ लीजिए क्या है, यह योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या है, हाल ही में समाचारों में चर्चित सूलन पनेश्वर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। तो ये आपको फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, ये है गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी सही है। ना क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए क्या, कभी कभी समाचार में चर्चित प्रॉक्सिमा सेंटरी क्या है। तो अब हम लोग इतना नाम सुनते हैं, यह है सूर्य के सबसे निकट का तारा। ऑप्शन नंबर ए सही है। सन स्पॉट, यह भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सन स्पॉट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला कथन क्या है, सौर कलंक क्षेत्र ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सौर चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत होता है। तो पहला ऑप्शन। दूसरा कथन क्या है, सूर्य कलंक अपने परिवेश की तुलना में अधिक गहरे दिखाई देते हैं क्योंकि इनका तापमान अपने परिवेश की तुलना में कुछ हजार डिग्री कम होता है। तो बिल्कुल सही है, जहाँ पे सौर कलंक वहाँ पे मतलब हॉट स्पॉट टाइप में बन जाता है, इसलिए सन स्पॉट लिखा हो तो स्पॉट उस क्षेत्र में स्पॉट बन जाता है। अब ये बनता क्यों, क्योंकि यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत हो जाता है, प्रकाश को भी बाहर नहीं निकलने देता, तो यहाँ पे स्पॉट बन जाता है। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। दूसरा भी स्पॉट, ये अब इसकी यहाँ का जो टेम्परेचर होता है अपने जो आसपास के टेम्परेचर से उससे कम होता है, तो दूसरा भी सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही, पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या है, ट्रांसजेनिक फसल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ट्रांसजेनिक आपको पता हो, जैसे जिन्हें या जेनेटिकली मॉडिफाइड, मतलब दो प्रजातियों के जीन को एक दूसरे पे मिक्स कर दिया जाता है, उसे ट्रांसजेनिक कहते हैं। सिसजेनिक में एक प्रजाति होती। तो आप ध्यान से पढ़ लीजिए, पहला ऑप्शन क्या है, भारत में बीटी कपास व्यावसायिक खेती के लिए इस्तेमाल की जाने वाली पहली ट्रांसजेनिक फसल है। तो ये ध्यान रखिए कि पहली और केवल यही। तो पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या, ट्रांसजेनिक फसलें अधिक विषैली और पर्यावरण के लिए हमेशा, एक तो यहाँ पे हमेशा लगा है, अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोग बीटी कॉटन को यूज ही नहीं करते। तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। जैसा ही दूसरा गलत होगा तो आप पहला तीसरा सही ऑप्शन में पहुंच जाएंगे। तीसरा क्या है, भारत में ट्रांसजेनिक फसलों को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और बीज नीति 2002 के तहत विनियमित किया जाता। तो पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है, विरासत परियोजना को अपनाने के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब योजना कथन क्या है, यह परियोजना संस्कृति मंत्रालय और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के साथ मिलकर पर्यटन मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण पहल है। तो ये पहला ऑप्शन सही है। दूसरा क्या, ध्यान से पढ़िएगा, यह परियोजना मुख्य रूप से सभी विदेशी पर्यटकों को एक पर्यटन अनुभव प्रदान करने के लिए भारत सरकार के उद्देश्यों को पूरा करने की कल्पना की गई है। तो आप यहाँ पे देखिए सभी विदेशी लिखा हुआ है, तो ये तो होंगे ही, तो क्या अपने देश वाले जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अगर पर्यटक लिखा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। तो दूसरा ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए ध्यान से, भौगोलिक रूप से निम्नलिखित में से कौन भाषम चर द्वीप के सबसे निकट है। तो चटगांव, ऑप्शन नंबर सी सही, ये भी फैक्ट है, मैप में देख लीजिएगा। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बहुत न्यूज़ में रहता है, ये किसका इनिशिएटिव है, तो चीन का है।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है, राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड का विचार भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित नंदन नीलेकणी समिति द्वारा जारी किया गया था। तो बिल्कुल सही। इसमें क्या है कि सबसे आरबीआई ने नंदन नीलेकणी पैनल की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। समिति का क्या उद्देश्य था, वो डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए अपने अनुशंसाएं प्रस्तुत करना। तो उसी अनुशंसा में उन्होंने ये राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड के बारे में कहा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन, वर्तमान में सभी मेट्रो स्टेशनों में एएफसी फाटकों से सुसज्जित है। तो सभी अभी नहीं है, तो ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा गलत। और दूसरा क्या है, मतलब राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड स्मार्टफोन की मदद से मेट्रो स्टेशनों से प्रवेश और निकास की अनुमति देता है, जिसे स्वचालित किराया प्रणाली के रूप में जाना जाता है। तो दूसरा ऑप्शन सही है। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर ए। प्रतिष्ठित ये ब्लू फ्लैग दुनिया के सबसे मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक पर्यावरण लेबल में से एक है। तो ये क्या है, ब्लू फ्लैग कौन देता है, FEE फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन ये देती है। और तो पहला अब इसमें ध्यान रखें क्या क्या, इसमें समुद्र तट भी आते हैं, मरीनास भी आते हैं, और यहाँ पे जो स्थानीय नौका विहार पर्यटन संचालक हैं ये भी आते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। पराय समाधान एक शिकायत निवारण तंत्र है जिसे हाल ही में शुरू किया गया। तो ये वेस्ट बंगाल द्वारा शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या है, भारत वन रिपोर्ट 2019 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो ये रिपोर्ट कौन निकालता है, ये रिपोर्ट वन अनुसंधान संस्था द्वारा प्रकाशित की गई है। दूसरा ऑप्शन है 2017 के आकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष में वृद्धि हुई है। दूसरा क्या है, क्षेत्रवार मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश है। तो ऑप्शन ये देखिए यहाँ पे FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की बॉडी, वन अनुसंधान संस्था नहीं है। तो ये ऑप्शन ए पहला गलत हो जाएगा। जैसे ही पहला गलत करेंगे तो देखेंगे तीसरा तो सही है, दूसरा भर देखना था। तो दूसरा आप जानते हैं 2017 में की तुलना में वनावरण या वनाच्छादन क्षेत्र बढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वां देखिए, बेसल प्रतिबंध संशोधन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, इससे पक्षों द्वारा 1995 में बेसल कन्वेंशन के नाम से अपनाया गया था। और इस दूसरा ऑप्शन कथन क्या है, संशोधन में गैर OECD देशों से OECD देशों के लिए खतरनाक कचरे के सभी निर्यात पर प्रतिबंध है। तो आप जानते हैं कि OECD विकसित देशों का समूह है या जिनकी GDP बहुत अच्छी है, और नॉन OECD जहाँ पे विकसित देश नहीं है। तो विकसित देश इधर भेजेंगे ना, हम लोग अपना कचरा इनके यहाँ भेज सकते हैं, नॉर्मली वैसे भी नहीं भेज सकते। तो ऑप्शन नंबर दूसरा तो गलत हो जाएगा। तो इसका सिर्फ एक ही सही है, ऑप्शन ए पहला सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 14वां देखिए क्या है, साइट्स की लुप्तप्राय प्रजाति में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब कथन क्या है, तो सबसे पहला क्या है, इसे किसके द्वारा प्रशासित किया जाता है, इसे UNEP द्वारा एडमिनिस्ट्रेटेड किया जाता है, प्रशासित किया जाता है। बाकी UNEP या UN की संस्था के अंदर नहीं आता है। ठीक है, इसे WWF और IUCN ने मिल के बनाया था। और तीसरा ये गैर बाध्यकारी है। दूसरा ऑप्शन देखिए, साइट गैर कानूनी रूप से राज्यों के दलों के सम्मेलन में बाध्यकारी है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि ये पहला क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र के प्रशासनिक इसमें सही पूछा गया है, ये संयुक्त राष्ट्र UNEP द्वारा प्रशासित किया जाता। तो पहला सही है। साइट्स गैर कानूनी रूप से राज्यों के दलों के सम्मेलन में बाध्यकारी, तो लीगली बाइंडिंग है, जिन्होंने इनको सम्मेलन या इसको एक्सेप्ट किया है। तो दोनों सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 15वां देखिए क्या, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें, UNCCD के बारे में। ठीक है, सबसे पहला कथन क्या है, यह पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ने वाला एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
तो आपने ये पढ़ा होगा तो पहली लाइन ही यूएनसीसीडी में यही लिखी रहती है। सम्मेलन का विषय भूमि को पुनर्स्थापित करना, भविष्य को बनाए रखना है। और सेकंड क्या है, संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन मतलब यूएनसीसीडी COP 14 भारत में आयोजित किया गया था। तो यहाँ पे इसके तीनों ऑप्शन सही, पहला, दूसरा, तीसरा, ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू फॉर डिस्कशन और आपको नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।